सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का सारांश जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इस एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। माथुर जी हिंदी लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से एक है जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र जी ICS यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। यह उनकी कुछ नाटक है। ऐसे महान साहित्यकार का मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ। तो दोस्तों, एकांकी शुरू करने से पहले आपको एकांकी के पात्र पता होने चाहिए। रामस्वरूप और प्रेमा दोनों पति पत्नी हैं। उमा उनकी बेटी है और रतन उनका नौकर है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला है, या कहे उमा का होने वाला पति है। तो चलो अब जानते हैं रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का सारांश। रीढ़ की हड्डी इस एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उमा एक पढ़ी लिखी शादी योग्य लड़की है जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी करने के लिए चिंतित थे और आज उनके घर लड़के वाले यानी कि बाबू गोपाल प्रसाद जो कि पेशे से एक वकील है और उनका लड़का शंकर जो BSc करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ये दोनों उमा के घर आ रहे हैं। रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए रामस्वरूप ने अपने नौकर रतन के साथ घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक चारपाई रखी है और उसके ऊपर एक नया चादर भी बिछाया है। फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया है। रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में एक नया मेज पोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक नया रिश्ता मिला है, इसलिए वह अच्छी से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत बार समझाया लेकिन वह मान नहीं रही है। उसके बाद वह रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है कि यह सब तुम्हारे ज्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाते तो आज वह कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को न बताए। दरअसल उमा BA पास है और लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों को झूठ बोला कि लड़की सिर्फ 10वीं तक की पास है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है। लड़की वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो चुका है, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को अपने घर की तरफ आते हुए मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वह अपने मालिक को देता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली सी और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए ज़माने और अपने ज़माने की तुलना करने लगे। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप नाश्ता लाने के लिए अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं जो इधर उधर झांक रहा है। वह उससे सीधा कमर कर बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी कि शादी ब्याह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जन्म पत्रिका मिलने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया है। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोगों से कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दे दी है, इसलिए उन्हें बहू भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। लेकिन मैं तो उनसे कहता हूँ कि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाए और अंग्रेज़ी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी
और वो आगे कहते हैं कि मुझे बहुओं से कोई नौकरी करानी नहीं है। फिर वो रामस्वरूप से उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पानी लेकर आती है। उमा के आंखों पर चश्मे लगे देखकर दोनों यानी कि गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं, चश्मे। फिर बाद में चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा को गाना गाने के लिए कहते हैं। तब उमा मीरा का एक सुंदर सा गीत गाती है। उसके बाद वे उसे पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई के बारे में भी पूछते हैं। उमा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती है। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी यानी कि उसके पिता भी उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह ही ये महिषे भी किसी खरीदार की जैसे मुझे एक सामान की तरह ही देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज होने लगते हैं, लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं जरा उनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं, क्या उन्हें चोट नहीं लगती है? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? उमा जवाब देते हुए कहती है, आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हो, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है? साथ में ही उन्हें लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों की तरह ही करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांच परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियों को खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता परखता है। वह उसके लड़के यानी कि शंकर के बारे में भी बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में गई हो? तब उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है और ऐसे करके उसने कोई चोरी नहीं की है। उसने पढ़ाई करते वक्त अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। उसके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की है। अब शंकर और उसके पिता दोनों गुस्से से खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा पीछे से कहती है कि हाँ जाइए, मगर घर जाकर यह अवश्य पता कर लीजिए कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या फिर नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देखकर उमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तब नौकर मक्खन लेकर आता है और इसी तरह यह एकांकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एकांकी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। आपके कमेंट का हम हमेशा इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।